नमस्कार, मैं खुद तिशा गुप्ता हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम बिग डिबेट लेकर। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए, लेकिन इस बार भी पहले चरण की तरह ये संकेत मिल रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज 2019 के आंकड़ों को पार नहीं कर सकेगा। हालांकि इस बार इलेक्शन कमीशन से लेकर राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थानों ने 100% मतदान पर पूरा जोर दिया था। बावजूद इसके लोगों का घरों से ना निकलना और मतदान से दूरी बनाना लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं बेहद निराशाजनक है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतदान का ये नया ट्रेंड क्यों तेजी से पनप रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए ये आंकड़े जो साल 2019 और आज का हाल पेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें सतना, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद में आज वोट डाले गए। लेकिन अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने पहले चरण की तरह ही इस बार भी राजनीतिक जानकारों को चौंका दिया है। सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी फाइनल आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आंकड़े 2019 को पार नहीं कर सकेंगे। हालांकि मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों की ओर से ज्यादा मतदान की अपील की गई थी। अब एक नजर उन सीटों पर हुए मतदान पर जहां आज वोट डाले गए। सतना में शाम 5 बजे तक 57.18% मतदान हुआ, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 70.71% था। रीवा में शाम 5 बजे तक 45.02% मतदान हुआ, जबकि साल 2019 में ये आंकड़ा 60.41% था। खजुराहो में शाम 5 बजे तक 52.63% मतदान हुआ, जबकि साल 2019 में ये आंकड़ा 68.31% था। टीकमगढ़ में शाम 5 बजे तक 57.19% मतदान हुआ, जबकि साल 2019 में ये आंकड़ा 67.62% था। दमोह में शाम 5 बजे तक 53.66% मतदान हुआ, जबकि साल 2019 में ये आंकड़ा 65.83% था। होशंगाबाद में शाम 5 बजे तक 63.44% मतदान हुआ, जबकि साल 2019 में ये आंकड़ा 74.22% था। इन आंकड़ों को देखकर अब राजनीति के पंडित भी ये सोच रहे हैं कि कम मतदान आखिर किसका नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए अब इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक स्पेशल पैनल मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं उनसे। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चर्चा की शुरुआत मैं प्रेम व्यास जी आप ही से करना चाहूंगी। पहले चरण का मतदान हमने देखा, अब आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है। ट्रेंड वही है, मतदान प्रतिशत घटा है। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी ने आप पर अलग ही तरह का आरोप लगाया था, कहा था कि दूसरे चरण के बाद स्थिति जो है वो और थोड़ी साफ हो जाएगी। देखने को मिलेगा कि दक्षिण भारत में साफ, उत्तर और मध्य भारत में हाफ, कुछ इस तरह रहेगा भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। चाहूंगी आप सफाई दे इस पर। देखिए, 2 चीजें होती, मन के हार है और मन के जीते जीत। निश्चित रूप से हमने तो जो कार्य किया है वो हम लेकर जनता के मध्य में जा रहे हैं। विकास कार्य हमने किया उसको लेकर जा रहे हैं। जो मोदी जी की जो गारंटी है और जिससे हमने लाभ पहुंचाया लोगों को, हम निश्चित रूप से उसको लेके जा रहे हैं। दूसरी बात है कि हमने प्रयास किया है मेरा बूथ सबसे मजबूत, या फिर जनता के मध्य में जाना हो, अर्ध पन्ना प्रमुख बनाना हो, पन्ना प्रमुख बनाना हो, जनता से सीधे संवाद स्थापित करना। और पिछले काफी समय से मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारे केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, जागरूकता के साथ में जनता को संबोधित करना, जनता से वोट की अपील करना, तो निश्चित रूप से हमने जो हमारा प्रयास भरपूर करा है। हम आशान्वित थे कि जितना वोट प्रतिशत लास्ट ईयर हमको मिला था पिछली बार, निश्चित रूप से उसमें कुछ इजाफा भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ से, जो हमने सोचा था 370 वोट बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं मिला जुला प्रतिरूप मध्य प्रदेश की बात करें या संपूर्ण भारत की, क्योंकि कुछ सीट्स ऐसी जहां पर पिछली बार से बहुत ज्यादा मतदान हुआ है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर परिस्थिति में होगी, और जिन सीटों पर अभी मतदान सीमित हुआ है, मुझे लगता है कि जनता ने यह प्रेषित करा है कि जो पूर्व में हुआ था मतदान उसी के प्रारूप में मतदान हुआ है। जी चलिए ठीक है प्रेम व्यास जी, फिर से लौटूंगी चर्चा के लिए आपके पास। अब कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये बात हम सभी जानते हैं कि यदि कहीं कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी में जो चहलकदमी है वो थोड़ी तेज हो जाती है। पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई, कार्यकर्ता जो है वो बहुत सक्रिय हो गए और अलग से अब रिपोर्ट कार्ड भी मंगवाए जाएंगे इसी को लेकर और सख्ती बरती जाएगी। लेकिन इस सबके बाद कांग्रेस का यह कहना था कि मतदान प्रतिशत घटा है तो माहौल जो है वो हमारे पक्ष में बन रहा है। क्या आपको लगता है ऐसा वाकई में आपके पक्ष में माहौल है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये चहलकदमी शायद आपकी पार्टी के भीतर भी हो रही है? निश्चित ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया था कि प्रति बूथ पे 370 वोटों का इजाफा करना है, 10% वोट कम से कम बढ़ाने ही बढ़ाने हैं, तो आज जनता ने ये नकारने का काम किया। आज मध्य प्रदेश की 6 सीटों पे मतदान हुआ। जब प्रत्याशी जनता के बीच में जाते हैं तो जनता पूछती है कि आप अभी तक कहाँ थे? आप तो पिछले चुनाव में दिखे, उसके बाद सीधे इस चुनाव में दिखे। 5 सालों से आप यहाँ पे क्षेत्र की जनता ने पिछले चुनाव में आपको जो प्रचंड बहुमत देके जिता के भेजा था, आपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया? आप यहां पे अपनी उपलब्धियों को गिनाएं। तो भाजपा के प्रत्याशी उपलब्धि नहीं गिना पाते हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में निराशा है। जनता जानती है कि इनको सिर्फ चुनाव आएंगे, चुनाव में जीतना इनका मकसद है और जीत के ये गायब हो जाएंगे। क्षेत्र के विकास को कभी ये महत्व नहीं देंगे, क्षेत्र की जनता की समस्या को कभी ये प्रभावशाली तरीके से संसद में नहीं उठाएंगे। आज क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है निरंतर। आज 6 सीटों पे निरंतर भाजपा के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, जनता उनको आशीर्वाद दे रही है, जनता उनको अपना स्नेह प्रदान कर रही है, परंतु वो जनता के साथ में छलावा कर रहे हैं। जनता अगर उनसे उनकी उपलब्धियां पूछती है, उनसे उनके रिपोर्ट कार्ड की जानकारी लेना चाहती है, तो वो कहते हैं आप हमें वोट दीजिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? 10 सालों से अब सत्ता में, 10 सालों पूर्व विपक्ष में रहते हुए आपने जो वादे किए थे, आपने बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया था, आपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की गारंटी ली थी, आपने कहा था महंगाई को कंट्रोल करूंगा, तो सारे वादे सारे मुद्दों पे आप विफल साबित हुए। आपको एक भ्रम हो गया है कि मैं जो कहूंगा जनता उसको मानेगी, तो उस भ्रम को तोड़ने का काम मैं समझता हूं देश की जनता कर रही है। आज 88 सीटों पे जहां मतदान हुआ है वहां जनता ने परिवर्तन के नाम पे मतदान किया है, काम के नाम पे मतदान किया है, और आपने जो काम जो वादे जनता से पूर्व के चुनाव में किए थे, जब आप पिछली बार चुनाव में आए थे, जो वादे आपने किए थे उनमें से आप कितना पूरा कर पाए, इसकी समीक्षा जनता ने की। आज एक निरस्ता दिन प्रतिदिन जनता की लोकतंत्र के प्रति मैं समझ रहा हूं बढ़ती जा रही है। जनता देख रही है कि चुने हुए नेता जिस तरीके से दल बदल कर रहे हैं, तो ये जनता के साथ और लोकतंत्र के साथ में मजाक है। जिस तरीके से चंडीगढ़ के महापौर चुनाव में भाजपा के इशारे पे पीठासीन अधिकारी ने जो पूरे लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य किया है, वो हम सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा। तो निश्चित ही जनता के साथ में छलावा है, लोकतंत्र का मजाक है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं एक मैं समझता हूं रुचि कम होती जा रही है। पूरी 6 सीटों पे जो मतदान का प्रतिशत गिरा है, ये सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी दिखाती है। कई पोलिंग बूथ पे मतदाताओं ने चुनाव का भी बहिष्कार किया है, क्योंकि जब क्षेत्र का विकास नहीं होगा, सिर्फ वोट मांगने के लिए भाजपा के नेता वहां चक्कर लगाते रहेंगे, और जब क्षेत्र के विकास की बात करें या जनता की समस्या या परेशानियों पे बात करने की बात होती है, तो भाजपा का नेता कभी कोई आगे नहीं आता, हर मुद्दे पे विफल साबित हुए। आज हम रीवा सतना की बात करें तो वहां पे बहुत लाखों की संख्या में पहले भारतीय सेना में जाने के लिए युवा तैयारी किया करते थे। आपने अग्निवीर योजना उन पे थोक दी। एक सरकार के कार्यकाल से भी छोटा उनका कार्यकाल होगा, तो कहीं ना कहीं युवाओं में निराशा है। आज किसानों की बात करें, नर्मदापुरम में इनके जो प्रत्याशी थे वो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने किसान आंदोलन के समय वो घर में दुबके रहे, जनता के बीच में नहीं आए, किसानों की समस्या को कभी नहीं उठाया, तो किसानों ने ये सारी चीजें देखी है। तो आज भाजपा को लेके कहीं ना कहीं परिवर्तन का एक माहौल है पूरे देश भर में, और देश की जनता चाहती है कि आज आप वोट मांगने आए तो मूल समस्याओं पे बात करें, मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास ना करें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में राम मंदिर का निर्माण हुआ। मैं समझता हूं प्रत्येक हिंदू विश्व भर में बैठे व्यक्ति ने राम मंदिर के लिए यथासंभव अपना योगदान दिया। अब क्रेडिट लेने के लिए भाजपा जिस तरीके से यहाँ पे षड्यंत्र रच रही है कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया, तो जनता बहुत अच्छे से जानती है माननीय न्यायालय का आदेश है, और हर एक प्रत्येक भारतीय प्रत्येक एक हिंदू ने मिलजुल के एक भव्य प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण किया, तो उसमें सभी का योगदान है। परंतु क्रेडिट की चाह में जिस तरीके से आज विभाजित करने की रणनीति पे भाजपा कार्य कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के जो बयान आ रहे हैं, कर्नाटका में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बजरंग बली का नाम लेके कल ईवीएम की मशीन का बटन दबाना है, कांग्रेस को हटाना है। तो कर्नाटका की जनता ने मोदी जी को वहां पे जवाब दिया, और लोकसभा चुनाव में आज देश की जनता मोदी जी को जवाब देना चाहती है
चाहिए कि मूल मुद्दे पे अगर आप ध्यान भटकाने का प्रयास करेंगे तो जनता इतनी बेवकूफ और मूर्ख नहीं है कि ये मूल मुद्दों से ध्यान भटका के आपको अन्य चीजों पे वोट दे दें। निश्चित ही अगर आपने सेवा करने का संकल्प लिया था, आपको सुधार करने के लिए काम करना था, आपके सांसद प्रत्याशी सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्रों में नहीं गए, जिन ग्रामों को आपने गोद लिया उन जगह नहीं गए। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव होता है, कांकेर में नक्सली हमला होता है, आप नक्सल खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमला होता है, हमारे सैनिक वहां पे घायल होते हैं, इलाज के लिए उनको रायपुर लेके जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलता है। बहुत लंबे समय से युवा रोजगार के लिए परेशान है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी सरकार ने विपक्ष में रहते हुए कही थी कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा। आज वो रोजगार कहां है? युवा पूछ रहा है। महंगाई की बात, 400 रुपए का गैस सिलेंडर पूरी भाजपा सर पे लेके घूमती थी कि महंगा है महंगा है। आज 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है, जनता खरीद रही है, जनता के जेब पे उसका असर पड़ रहा है। आज आम आदमी को अपने परिवार का जीवन निर्वाह करना इतना कठिन होता जा रहा है। उसकी जिम्मेदार भाजपा है और भाजपा ने जो मूल वादे किए थे, जो मोदी जी ने गारंटी दी थी, उन सारी गारंटियों की हवा निकल चुकी है। उनके सारे दावे, सारे वादे विफल साबित हुए। चलिए ठीक है विवेक जी। प्रेम जी, आपने सुना होगा जरूर कि तमाम तरह के आरोप जो है कांग्रेस पार्टी ने आपकी पार्टी पर लगाए। मैं प्रतिक्रिया लूंगी आपसे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। पहले मैं उनसे चर्चा करूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। विनोद जी, जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है पहले चरण के मतदान में और आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, ट्रेंड वही है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से अपनी चहलकदमी शुरू कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस मान रही है कि इससे जो माहौल है वो उनके पक्ष में बन रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। ऐसे में मतदान का प्रतिशत कम होना भाजपा के लिए चिंता की बात हो सकती है। उसका मूल कारण जो मैं बताऊं कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है और जो सेकंड लाइन का नेता है वो मोदी के नाम पर आकर चुप हो गया है। मोदी के सहारे नैया कितने आगे बढ़ के जाएगी ये आप मतदान प्रतिशत से देख रहे हैं। बीजेपी का जहां तक काम करने का तरीका है, जो पैटर्न रहा है, जो मैंने देखा है नजदीक से, जैसे व्यास जी बता रहे थे कि पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, इस बार शायद वो कागजों से बाहर नहीं निकल पाया मामला जी। जैसे विधानसभा में लोगों की रुचि थी, उसके पहले जो स्थानीय निकाय के चुनाव में रुचि थी, लोकसभा में निश्चित रूप से थोड़ी सी कम रुचि रहती है कार्यकर्ता की, लेकिन जितनी कमी इस बार देखी गई है वो चिंतनीय है, लोकतंत्र के लिए भी चिंतनीय है। वो उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंतनीय है। राजनीतिक दलों के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है, ये जो मतदान प्रतिशत कम रहा है, क्योंकि अभी जागरूकता में तेजी आई है। हमारा देश जो है युवाओं का देश है और युवाओं में राजनीतिक दलों के प्रति नकारात्मकता के परिणाम स्वरूप ये जो वोट प्रतिशत कम हो रहा है। निश्चित रूप से महंगाई भी एक समस्या है, बेरोजगारी भी एक समस्या है, राष्ट्र के प्रति जो दूसरी शक्तियां लगी हुई हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें, वो भी एक समस्या है, चाइना भी एक समस्या है, पाकिस्तान भी एक समस्या है, मालदीव भी एक समस्या है, बहुत सारी समस्याएं देश के सामने। हमको 2047 का विजन जो प्रधानमंत्री ने रखा है वो भी हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज को पूरा करने के लिए अकेले नरेंद्र मोदी या अमित भाई या जेपी नड्डा अकेले नहीं कर सकते हैं, या डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक कि इनका पूरा संगठन काम में न लग जाए। और इस बार जो मैंने कमी देखी है वो बीजेपी का संगठन सिर्फ कागजों पे तो दिखा है और प्रेशर बहुत किया है, सभाएं अच्छी सारी हो गई हैं, लेकिन जो नीचे के स्तर पर कार्यकर्ता को लगना चाहिए था वो कार्यकर्ता ने मन से काम नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं रिजल्ट के मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। एक चीज कांग्रेस के लिए भी ये बात है कि कांग्रेस के पास संगठन में बहुत दिक्कत है, बड़े नेता अपने अपने चुनाव में व्यस्त हो गए और जिनको नेतृत्व दिया उनके पास परिपक्वता की कमी है, उनके प्रति आम कार्यकर्ता के विश्वास की कमी है। दूसरी बात जो भगदड़ मची, जैसे बीजेपी तो ये आंकड़ा बताती है कि हमने 3 लाख से ऊपर कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कर लिया है, तो उनको एक प्रकोष्ठ बना लेना चाहिए, कांग्रेस प्रकोष्ठ बीजेपी का। तो आगे उस भगदड़ से भी निराशा का माहौल आया। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि कांग्रेस के पास कई जिले ऐसे हैं जहां पे जिले का संगठन ही नहीं है, जिले के नीचे का जो वार्ड का और ब्लॉक का जो संगठन होना चाहिए प्रॉपर नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए उनकी समस्या है कि कई जगह एजेंट नहीं मिले उनको। बीजेपी के साथ कम से कम ये समस्या नहीं थी कि एजेंट नहीं मिले, लेकिन निराश जरूर है कार्यकर्ता।
अब कार्यकर्ता में जान कैसे फूकी जाए, ये राष्ट्रीय दलों को, ये बीजेपी को और कांग्रेस को दोनों को तय करना पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार 2 बार से देख रहे हैं। पिछले बार ये हुआ था साहब, शादियां थी, लगनसरा थी और एग्जाम से निपटे थे लोग और इसलिए साहब छुट्टी मना रहे थे, नहीं दे पाए वोट। इस बार क्या, अब अगले बार भी ऐसे ही अगर हुआ तो क्या? ये चिंता राजनीतिक दलों को करना चाहिए। और ऐसे में जो हम देख रहे हैं, अगर मतदान प्रतिशत गिर रहा है तो बीजेपी को भी के माथे पे भी सलाहना चाहिए, क्योंकि वोटर कहां ट्विस्ट हो रहा है। हालांकि एक मेरे पास जो जानकारी वो ये आ रही है कि जो फ्लोटिंग वोटर है उसकी उदासीनता के कारण मतदान कम हुआ है जी। कमिटेड वोटर का वोट डला है, लेकिन काश ये बात कहीं उलट हो गई। देखिए, संभावनाओं पे सब काम है। हम लोग सैंपल वोटिंग करते हैं या बातचीत के आधार पर अपने अनुमान जताते हैं, लेकिन वो अनुमान कई बार उल्टे भी हो जाते हैं। तो अगर सिर्फ इतना ही है कि जो फ्लोटिंग वोटर है उसने वोट नहीं किया है, कमिटेड वोटर ने वोट किया है, तब तो बीजेपी के लिए ठीक बात है और कांग्रेस के लिए भी ठीक है, क्योंकि उनको अपने अपने कमिटेड वोट मिल गए। लेकिन अगर फ्लोटिंग वोटर के अलावा भी कोई वोटर ट्विस्ट में आ गया, कुछ चेंज में आ गया, कुछ उसने आउटकम अपना अलग निकाल दिया, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिणाम बदलते हुए हम देख पाएंगे। क्योंकि 2 चीजें हम देख रहे हैं कि सतना और रीवा लोकसभा क्षेत्र में इस बार इस चरण के चुनाव में हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट के साथ मुश्किलें हैं। अब आगे परिणाम 4 जून को पता लग ही जाएगा, क्योंकि ऐसे ही पहले चरण के चुनाव में भी हमने देखा था कि मंडला और छिंदवाड़ा में, तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर एक भी सीट कम होती है बीजेपी की तो बीजेपी को नुकसान है, फायदा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तो सबसे ज्यादा जितने नुकसान हो सकता था उतने नुकसान पे खड़ी है। अब बीजेपी को अपनी साख बचाने के लिए, हालांकि ये एक अच्छी बात है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भाई BD शर्मा जी सुरक्षित है, और लेकिन वहां भी मतदान बहुत कम हुआ है। उनके क्षेत्र में जितना मतदान होना चाहिए था उससे मतलब 12-14% मतदान कम हुआ है अभी जी। बिल्कुल तो विनोद जी, तो हाँ। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शायद फ्लोटिंग वोटर्स ये कारण है कि इस बार मतदान प्रतिशत घटा, और एक भी सीट यदि हाथ से चली जाती है तो साख पर बनाएगी। ठीक है, प्रेम व्यास जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं। अभी विवेक जी ने तमाम तरह के आरोप आपकी पार्टी पर लगाए, कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जो राम मंदिर का क्रेडिट है वो आप ले रहे हैं। इसके अलावा एक बात और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी, कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि अब जब प्रथम चरण का चुनाव हो गया तो उसके बाद रिजल्ट जो मतदान है वो देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं। क्या अब उतने आश्वस्त 400 पार के नारे को लेकर क्या वो नहीं, क्या वाकई में ये बात उनके जहन में आ गई है कि ये नारा अब देना ठीक नहीं रहेगा? देखिए, हमने जो पहले दिन कहा था आज भी हम उसी बात पर है। हमने पुनः कहा है, जितनी रैलियां हुई उसके बाद जितनी सभाएं हुई सब में कहा है कि अब की बार 400 पार। और दूसरी बात है, जो जिस तरह से बात की गई BD शर्मा जी वाली सीट को लेकर, तो निश्चित रूप से वहां विपक्ष के रूप में तो कोई मौजूद ही नहीं है। तो निश्चित रूप से पहले के चुनाव में जो विपक्ष था वो कांग्रेस था, अब कांग्रेस विपक्ष के रूप में वहां नहीं है। तो मुझे लगता है जो 10-20% का वोट का जो डिक्रीमेशन हुआ है वो निश्चित रूप से इसीलिए हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो गया है। लेकिन वहीं चूंकि विपक्ष नहीं होना, दूसरा वहां कोई सभा नहीं होना, तीसरे वहां से 2-3 बार कैंडिडेट्स तय हो जाना, उनके नाम प्रसारित होना, हट जाना, और उसके बाद जो कैंडिडेट आए उस कैंडिडेट का जो है गलत फॉर्म भर देना, और उसके बाद INDI के माध्यम से 2 दिन पहले नया कैंडिडेट देना, तो मुझे लगता है ये मुख्य कारण वही है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि वहां कार्य नहीं हुआ है, खजुराहो को लेके लगभग 3 केंद्रीय विद्यालयों की वहां रिक्वायरमेंट्स थी वो बनाए गए। FTO को लेके वहां पर जो पहले फ्लाइट्स आनी बंद हो गई थी, निश्चित रूप से वो भी हुआ है। NDMC के जो माइंस थी, हीरा के खदानें, जो कांग्रेस के शासन में बंद हुई थी, कानूनी लड़ाई लड़ने के पश्चात उसको पुनः चालू कर दिया गया है। सड़कों की बात करेंगे तो जबलपुर से लेकर जी, एक बात टोकूंगा बीच में थोड़ा सा आपको जी। विषय चूंकि बहुत स्पेसिफिक है और मोदी जी ने आह्वान किया था कि 370 हर बूथ पे प्लस करना है जी, वो बात कहीं नहीं दिख पा रही है। वो कमी क्या रह गई है बीजेपी की, वो आप बताइए जरा सा। और व्यास जी, बुंदेलखंड की सीट है खजुराहो, वहाँ एक लंबे समय से नहीं बात अकेला समस्या पे भी बात कीजिएगा, और वहाँ त्रिपाठी जी समस्या इस मुद्दे का थोड़ा विस्तारित आज का विषय तो वोट के परसेंटेज क्या है, और जो आपके लीडर का कमिटमेंट था, जो आपके लीडर का निर्देश था आपको कि 370 वोट बढ़ाना है हर पोलिंग पे। अगर वो 370 पिछले लोकसभा इलेक्शन के
परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाते तो वो वोटर की संख्या से ज्यादा हो जाता। चलिए वो ठीक 370 का है प्रेमदास जी, मैं चाहूंगी तो आप बताओ इसी आप थोड़ा मुद्दे सा। का जरा विस्तारीकरण कर दीजिए कि तमाम मुद्दे इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में लेके आई, चाहे राम मंदिर हो या चाहे कुछ और हो, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्थानीय, उनको क्यों भारतीय जनता पार्टी नकार रही है या दरकिनार कर रही है? देखिए, मैं तो 6 सीटों का आकलन बता देता हूं। हमने 6 सीटें जो आज चुनाव हुआ है, निश्चित रूप से उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मेरे मित्र ने कहा जल नल योजना के तहत आप पता कर लीजिए कितने गांवों में जल पहुंचा है। उसके बाद में मैंने सड़क की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। वोट कम क्यों हुआ? वोट बताइए, वोट कम क्यों हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, हमने जितने बूथ थे उन पे प्रयास करा है, और हमने पहले भी कहा था, पिछले चुनाव में हमने कहा था 300 सीटों से ज्यादा हम जीत कर आएंगे, 303 सीटें जीत कर आए। अभी हमने कहा है कि हमारे जितने भी बूथ है, निश्चित रूप से हमने प्रयास करा है कि 370 वोट बढ़ना चाहिए। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जितना भी आंकलन निकलता है उसमें भारतीय जनता पार्टी का रेशो कितना बढ़ता है परसेंटेज वाइज, और कांग्रेस का रेशो कितना घटता है, तब जाके उसके निर्णय पर हम पहुंचेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान करा था 370 वोट का, वो बढ़े हैं अथवा घटे हैं। दूसरी बात है, मेरे मित्र ने जितने प्रश्न करे थे, मुझे 2-3 मिनट का समय दें, मैं सबके जवाब दे देता हूं। जैसे इन्होंने कहा बेरोजगारी दर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप बेरोजगारी दर अभी की लगभग 3% के आसपास है। एनएसएसओ का रिसेंट डाटा उठा के देख लीजिए। महंगाई की जो दर थी मनमोहन सिंह साहब के शासन में, सब कुछ ठीक है, कोई कोरोना का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी तरह की कोई महामारी नहीं, उसके बाद डबल डिजिट में थी। अभी रिसेंट पिछले 6 महीने में और गिरी है 4.9%, चेक कर लीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा नौकरी की बात, निश्चित रूप से ईपीएफओ डाटा उठा के देखिए, 11 करोड़ हुआ करते थे 2013-14 के मध्य में, आज लगभग 27 करोड़ है। मतलब हमने 16 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ा है। उसमें भी 75% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष है। आप 1 करोड़ अगर पुराने भी मान लेंगे तब भी लगभग 10 से 11 करोड़ नए लोग जुड़े हैं। दूसरा, हमने 8 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं। 8 करोड़ मुद्रा लोन देने के बाद 1 लाख स्टार्टअप। जी, मैं समझ गई, आपने पूरी तरह से सफाई दे दी, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा ये मुद्दा उठाती है, और ये बात है भी कि भारतीय जनता पार्टी सब मुद्दों पर बात कर लेती, पर महंगाई बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करती। समय का अभाव है, मैं चाहूंगी अब विवेक जी आपका रुख करना चाहूंगी। तो बाकी के राम मंदिर से संबंधित बातें हैं। प्रेम जी, चूंकि समय का अभाव है और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं हम सभी एक साथ मौजूद है, तो मैं विवेक जी आपका रुख करना चाहूंगी। आपने लगातार ये कहा कि वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से गिरा है, तो जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के माहौल में बन रहा है, और माफ कीजिएगा कांग्रेस के माहौल में बन रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक स्थिति है। आप ऐसा क्यों समझते हैं? क्या पता स्थिति इसके उलट हो, क्या पता आपके लिए भी निराशाजनक स्थिति हो? देश की जनता ने पिछले 2 चुनाव में 10 सालों में मोदी जी को बहुत ध्यान से सुना, मोदी जी की बात पे भरोसा किया और प्रचंड बहुमत से उनको वोट दिया। मोदी जी जब विपक्ष में थे तो गारंटी दिया करते थे मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। देश की जनता ने क्या देखा? महाराष्ट्र में अजीत पवार जी जब विपक्ष में थे तो ईओडब्ल्यू उन पे करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मुकदमा दर्ज करती है। अजीत पवार भाजपा ज्वाइन करते, ईओडब्ल्यू बोलती कौन सा मुकदमा, काय का धांधली, कोई घोटाला नहीं हुआ। तो ये देश की जनता ने देखा। आज देश की जनता जान चुकी है कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। दोहरे चरित्र वाले यहाँ पे नेता हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ है, बताते कुछ है, गुमराह करने का जिस तरीके से प्रयास करते। आज देश भर में जनता ने इस मूल मुद्दे पे चुनाव में वोट दिया कि भैया हमने जो क्षेत्रीय सांसद को चुन के संसद में भेजा था, उनने क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम किया, आपने कितनी बार क्षेत्रीय मुद्दों को संसद में उठाया। जब उसमें देखा गया तो आज 6 सीटों पे जहां चुनाव हुआ वहां पे क्षेत्रीय सांसद ने एक बार भी संसद में अपनी क्षेत्रीय समस्या को नहीं उठाया। सतना के जो सांसद के प्रत्याशी हैं उनको तो विधानसभा चुनाव में जनता ने हराने का कार्य सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो निष्क्रिय रहे। तो जब निष्क्रिय लोग दोबारा वोट मांगने गए तो जनता कहीं ना कहीं चुनाव से दूर होती दिख रही है। आज जब देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है तो उसका मूल कारण यह है कि किसान जब सड़कों पर उतर के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है तो भाजपा कहती है ये खालिस्तानी है। युवा जब उतर के अपने रोजगार की लड़ाई लड़ता है तो उनके लिए भी देश विरोधी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मूल जो समस्या है, आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर तो लगा रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो क्या जनता तब पूरी तरह से खुश थी? क्या तब बेरोजगारी और महंगाई नहीं थी? वही कहना चाहता हूं। एक माहौल जिस तरीके से जब हम सत्ता में थे, ये विपक्ष में थे, इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है। 10 साल से आपकी सरकार है, एक भी आदमी का नाम बताइए जिसको सजा हुई हो।
जांच करी, नोटिस दिए, जेल में डाला, सजा नहीं हुई। सजा करते ऐसे कितने लोग थे, कितने काला धन आप वापस ले आए। आपने नोटबंदी की, कितना भ्रष्टाचार रुक गया। नोटबंदी के लिए आम आदमी एटीएम की लाइन, बैंक की लाइन में लगा रहा, आतंकवादियों के पास नए 2000 के नोट मिलते रहे। तो ये देश की जनता ने देखा है। आज कोरोना काल में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी। लाखों की संख्या में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्यों? क्योंकि खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी। तो कहीं ना कहीं आज जनता समझ चुकी है कि मूल मुद्दों पे उनको वोट करना है। मूल मुद्दों से अगर भटकाने का कार्य भाजपा करेगी तो कभी सफल नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। भाजपा ने पूरे संगठन में भी लगने के बाद में आज वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम हो रहा है, ये सिर्फ जनता ने स्पष्ट कर दिया कि उनका रुझान तो कम हुआ ही हुआ है। भाजपा का कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है कि आज चुनाव किसके बीच में हो रहा है। आज चुनाव चर्चा को मैं यही रोकना चाहूंगी। कांग्रेसी और पूर्व कांग्रेसी के बीच में हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ता कुंठित है, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी भाजपा के संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया, को अपना वो सब आज पक्ष रखने के लिए पर्याप्त और उतना ही समय मिला। मैंने बीच में भी जवाब दिया, लेकिन मैं अपनी बात पूरी नहीं रख पाया। ना तो मैं राम प्रेम जी, समय का अभाव है। प्रेम जी, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है, मैं चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। अब तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए शुक्रिया। तो पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और जिस तरह से हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज गिरा, अब दोनों ही पार्टियां दावे कर रही है कि ये इनके पक्ष में है या इनके पक्ष में शायद नहीं है, लेकिन ये कहना अभी साफ नहीं हो पाएगा और देखने वाली बात होगी कि जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो क्या रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं और सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।